हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 11 की फिजिक्स। मेनली इस फिजिक्स में हम वो सब स्टडी करते हैं जो हम क्लास 9th में पढ़ गए हैं। बस उसी को हमें क्या करना है, एक डिटेल में स्टडी करनी है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, जो भी आज की दुनिया है, जो भी आज का युग है, वो एक विज्ञान का युग माना जाता है, जिसमें आप देखते हैं कि टेलीविज़न, इंटरनेट, फैक्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आपकी सुविधा के लिए हैं और वो सब एक गिफ्ट के तौर पे आपको साइंस ने आपको दी हैं। तो जो साइंस है, वो साइंस वर्ड एक लैटिन वर्ब होता है। क्या है ये? एक लैटिन वर्ब है, यानी किसका? साइंटिया। साइंटिया लैटिन वर्ब है जिससे बना हुआ है साइंस। तो यानी कि साइंटिया का मतलब होता है टू नो, टू नो। और संस्कृत में अगर बात करें तो संस्कृत में इसको हम बोलते हैं विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? विज्ञान। यानी कि हम जिस भी चीज़ को देखते हैं तो हमारी की जिज्ञासा होती है उसके बारे में जानने की। वो सारी चीज़ें हमें कौन बताने के काम करती है? तो साइंस। तो साइंस क्या है? हम सिंपल से एक लाइन बोल सकते हैं कि दिस knowledge which humans have gained through observation and experimental and when organized systematically is known as science. Is called science. यानी कि मैंने क्या बोला? द नॉलेज विच ह्यूमंस हैव गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिकली इज कॉल्ड साइंस। यानी कि हम जो भी नॉलेज क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, किसके थ्रू? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स को, और उसको एक सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? साइंस। आप फटाफट, छोटी सी बात है, इसको आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो हमारी साइंस है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। उसको हम दो कैटेगरी पे डिवाइड कर रहे हैं। एक होती है हमारी फिजिकल साइंस, एक होती है फिजिकल साइंस, और दूसरी होती है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है बच्चों, यानी कि फिजिकल साइंस क्या है? मतलब वो ब्रांच साइंस की जिसमें हम सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं फिजिकल साइंस। यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of non-living things। यानी कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में हम जो स्टडी कर रहे हैं वो सारा पार्ट हमारा किस में आता है? फिजिकल साइंस पे। जैसे इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे फिजिक्स, जैसे हो सकती है केमिस्ट्री, जैसे हो सकती है जियोलॉजी। ठीक है भाई, और भी हो सकती है जैसे कि ओशिनोलॉजी। तो ये सब हमारी चीज़ें, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स की हम स्टडी करते हैं, वो स्टडी का पार्ट हमारा किस में आता है बच्चों? फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल में सिंपल सी बात है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो वो कैसी होंगी? लिविंग थिंग्स। तो कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of living things, जो पार्ट होता है बॉटनी या zoology
ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यानी कि हमारा क्या हुआ साइंस, तो साइंस में हम क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा लेते हैं और उनको एक क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं, उस नॉलेज को हम बोल रहे थे साइंस। फिर मैंने बताया साइंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है बायोलॉजिकल। फिजिकल साइंस क्या है, जिसमें भी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो सारी स्टडी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स की है, और जो हमारे पास बायोलॉजिकल होती है उसमें हमारे पास लिविंग थिंग्स की जो हम स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं हम बायोलॉजिकल साइंस। तो ये हमने दो पार्ट में देखा। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे पास साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, साइंटिफिक मेथड्स में सबसे पहला काम क्या होता है, साइंटिफिक मेथड। ठीक है भाई, साइंटिफिक मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल डेटा लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें कुछ करना है तो आप क्या करोगे, उस चीज़ की सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल डेटा लोगे, उन एक्सपेरिमेंटल डेटा का आप वेरिफिकेशन करोगे और फिर आप फॉल्सिफिकेशन करोगे कौन सही है या कौन गलत है। यानी उन एक्सपेरिमेंटल डेटा का हम क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। ये हमारा क्या हो गया, सबसे पहला काम हो गया कि एक्सपेरिमेंटल डेटा का हमने क्या करा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उन एक्सपेरिमेंटल डेटा से हम एक पैटर्न को निकालते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किसको, एक पैटर्न को। क्या करा है, आइडेंटिफाई कर लिया किसको, एक पैटर्न को। उसके बाद क्या करते हैं, सजेस्टिंग हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस क्या है, तो आप इस हाइपोथेसिस को बोल सकते हैं सिंपल सा, ये हाइपोथेसिस का मतलब है सपोजिशन। हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस इज सपोजिशन without assuming that it is true। ठीक है, इसे बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो हमने क्या करा सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास होता है थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा लेते हैं, उनका वेरिफिकेशंस करते हैं, फिर उसमें से एक पैटर्न को देखते हैं। वो पैटर्न हमारा क्या होता है, सजेस्टिंग हाइपोथेसिस करते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि हम सपोज कर लिया, हमने उस चीज़ को मान लिया, ये बिना माने कि वो चीज़ सही है या गलत। फिर उसके बाद हम उसकी थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस करते हैं। अब थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन क्या है, और व्हाट थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस का मतलब होता है ऑफ व्हाट that of what it is not true, is not true observed, without observed is not true, without observed on the basis of क्या बोलते हैं, सजेस्टेड मॉडल। सिंपल। और व्हाट इज नॉट ट्रू विदाउट ऑब्जर्व ऑन द बेसिस ऑफ सजेस्टेड मॉडल। तो मैंने क्या बताया कि हमारे पास हाइपोथेसिस क्या है, कि हाइपोथेसिस में हम पहले से मान लेते हैं कि ये चीज़ हमने सपोज कर ली कि ये है, चाहे वो चीज़ सही हो या गलत हो, यानी कि विदाउट एज्यूमिंग, हमने बिना माने कि वो ट्रू है। तो मैंने क्या बताया कि हमारे पास साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि हम चीज़ों के डेटास लेते हैं, उनसे एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। पैटर्न के आने के बाद उसके बाद हम सजेस्टिंग हाइपोथेसिस है और उसके बाद थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस होती है। हमारे पास क्या है, साइंटिफिक मेथड। तो मैंने क्या बताया कि साइंस हमारे पास क्या है, जो भी हम एक नॉलेज गेन करने हैं उसके एक ऑर्गेनाइज पैटर्न, यानी कि एक बिल्कुल जो भी चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट्स या क्या बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन से ला रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम्स बना रहे हैं। उसको हमने साइंस बोला, दो कैटेगरी में डिवाइड किया। और जो साइंटिफिक मेथड्स हैं वो हमारे पास ये सिंपल है। तो ये बात आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने टॉपिक यानी कि फिजिक्स पर, कि फिजिक्स क्या है।
फिजिक्स क्या है? तो जो फिजिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड से बनी हुई है। फिजिक्स, तो जो फिजिक्स है वो फिजिक्स आपकी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। इसका मतलब होता है नेचर। क्या है बच्चों? नेचर। यानी कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स में हम सिंपल क्या करते हैं, जितने भी नेचर में लॉ होते हैं उनकी स्टडी सिंपल फिजिक्स है। तो फिजिक्स क्या हुई? द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या हुई बच्चों? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। यानी कि नेचर में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनकी स्टडी हमारी किस में आती है? फिजिक्स में आती है। ठीक है बच्चों, यानी फिजिक्स क्या है? लॉ ऑफ नेचर की स्टडी, उसे हम बोल रहे हैं फिजिक्स। अभी जो फिजिक्स है इसके अंदर आप अगर देखोगे तो फिजिक्स में दो प्रिंसिपल थ्रस्ट होते हैं। दो प्रिंसिपल थ्रस्ट है। कौन कौन से? पहला होता है हमारे पास यूनिफिकेशन, और दूसरा होता है रिडक्शनिज्म। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके क्या है यूनिफिकेशन और क्या है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है? तो देखो भाई, यूनिफिकेशन का सिंपल सा एक मतलब ये है कि अगर हम कुछ हमारे पास लॉ या कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बेसिस पर हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। यानी कि यूनिफिकेशन मीन्स attempting to explain diverse physical phenomena in terms of few concepts and law। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊं, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ, ये आपने पढ़ा। क्या कहता था ग्रेविटेशनल लॉ? तो देखो, इसके बेसिस पर मैं कितनी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता था कि अगर मान लो कोई भी पेड़ से सेब या कोई भी चीज़ गिरती है तो अर्थ की ओर गिरती है। किस बेसिस पर एक्सप्लेन कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल लॉ। यानी कि फॉल एन एप्पल टू द अर्थ। पहली चीज हमने इसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर दी। दूसरी चीज, जो भी सन के अराउंड कोई अर्थ हो गई या कोई भी प्लैनेट क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सन के चारों तरफ कौन घूम रही है? अर्थ घूम रही है, कोई भी प्लैनेट घूम रहा है। तो वो सब चीज़ें हम किसके बेसिस पर एक्सप्लेन कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल लॉ एक ही है, चीज़ें बहुत सारी होती चली जा रही हैं। और भी देख सकते हैं, जैसे अर्थ है, आपने देखा होगा अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स मूव करती हैं। मून भी मूव करता है, मून भी एक नेचुरल सैटेलाइट है। आपने सुना होगा सैटेलाइट्स जो मूव कर रही हैं वो किसके बेसिस पे हम बता रहे हैं? उसको ग्रेविटेशनल लॉ। यानी कि सिंपल यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि एक कॉन्सेप्ट्स या लॉज हमारे पास है, उनके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारे फिनोमिना को, जो फिजिकल फिनोमिना है उनको क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन करते हैं। उसे बोलते हैं यूनिफिकेशंस। देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि हमारे पास क्या था? रिडक्शनिज्म। अब रिडक्शनिज्म देखते हैं क्या कहता है। तो देखो भाई, रिडक्शनिज्म का सिंपल सा ये है कि अगर आपको रिडक्शनिज्म क्या कहता है? रिडक्शनिज्म मीन्स attempting to drive the reductionism means attempting to drive the properties of vigor, या बोल सकते हैं complex system from the properties of simpler
पार्ट्स। ठीक है भाई, क्या बताया इसने बताया कि आप क्या कर रहे हैं, किसी बड़े या किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की प्रॉपर्टी को आप क्या कर रहे हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो प्रॉपर्टी आप किसके बेसिस पे कर रहे हैं, किसी सिंपल पार्ट्स। जैसे एग्जांपल हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स, तो उसके अंदर क्या है, जैसे कि भाई मैंने वाटर ले लिया सपोज करो, ठीक है, तो इस वाटर का आप पूरे का टेम्परेचर तो आप पूरे का बताते हो, ऐसा तो नहीं बताते कि ऊपर का अलग होगा नीचे का अलग, पूरे होल यानी कि वर्ल्ड को आप फिनोमेना, ये मैक्रोस्कोपिक बड़े उस पर है, यानी कि आप इसके या तो टेम्परेचर को या इसकी एंट्रोपी को, किसी भी चीज़ को आप एक्सप्लेन, एंट्रोपी मतलब रेंडमनेस, यानी टेम्परेचर या एंट्रोपी जो भी आप पूरे की बता रहे हो, वो पूरे टेम्परेचर जो रिलेट होता है वो इनके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर होता है। यानी कि एक मॉलिक्यूल का जो है इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उनके बेसिस पर उससे रिलेट होकर हम किसको बता रहे हैं, यानी टेम्परेचर जो पूरे सिस्टम का है वो किससे रिलेटेड हो रहा है, इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पूरे सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो किसी एक पर कर रहे हैं। यानी कि ऐसे समझ लो कि क्लास में 50 बच्चे हैं, उन 50 बच्चों की परफॉर्मेंस में किसी एक से उन बच्चों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो बताएंगे पूरे की। तो यानी कि मैं इस पूरे फिनोमिना जो आपको ये हो रहा है, इसका अगर मैं टेम्परेचर पूछूं तो इस टेम्परेचर को आप किससे रिलेट करोगे, तो आप रिलेट करोगे इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसकी, मॉलिक्यूल की। यानी कि रिडक्शनिज्म का क्या सिंपल सा मतलब हुआ कि आप किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम या किसी बड़ी चीज़ की प्रॉपर्टी को आप बताना चाह रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी आप किससे बता रहे हैं, उनकी जो छोटे छोटे सिंपल पार्ट्स हैं। यानी कि आप इस पूरे का टेम्परेचर बता रहे हैं, तो वो टेम्परेचर किससे रिलेट कर रहे हैं, इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी से, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी से। तो इसे बोलते हैं हम रिडक्शनिज्म। तो अब तक हमने क्या देखा बच्चों, तो हमने सबसे पहले देखा साइंस क्या हुई, वो आपको समझ में आ गई कि हम जो ऑब्जर्वेशंस या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उनकी एक क्या कर रहे हैं, एकदम सिस्टमैटिक, उसको एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सिस्टमेटिकली, उसे हमने साइंस बोला। साइंस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, वो ब्रांच जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स को ऑब्जर्व वो कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो हमारी बायोलॉजिकल थी, और नॉन लिविंग थिंग्स को हमने क्या बोला, फिजिकल। फिर हमने ये देखा कि साइंटिफिक मेथड्स में हमने क्या क्या देखा कि कैसे कैसे हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स डेटा ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके पैटर्न्स को कर रहे हैं, फिर हाइपोथेसिस, और फिर उसके बाद एक थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस देखी। फिर उसके बाद हमने देखा कि फिजिक्स क्या है, तो मैंने बताया फिजिक्स एक सिंपल एक ग्रीक वर्ड फ्यूजस से बनी हुई है जिसका मतलब होता है नेचर। यानी फिजिक्स का सिंपल सा मतलब है स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। फिर हमने उसमें दो प्रिंसिपल्स आपको बताया, एक यूनिफिकेशंस और दूसरा रिडक्शनिज्म। अब देखते हैं आगे। अब हमारे पास जो फिजिक्स है, अब हम उसको डिवाइड करेंगे दो कैटेगरी में। फिजिक्स को हम अब दो कैटेगरी में देख रहे हैं। फर्स्ट और एक इधर दो कैटेगरी। पहली होती है क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरी हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स बोल सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। तो देखो जो बच्चों क्लासिकल फिजिक्स है, इस क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हमारे पास जो फिनोमिना होते हैं वो मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लेवल पे होते हैं। ऐसे मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना। ठीक है बच्चों, क्या हुआ, मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना। लिख देता हूं ढंग से मैं इसको, मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना मतलब जिन ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं उनकी स्टडी। यानी कि इसमें जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो 10 की पावर -6 मीटर से बड़ा होगा। जो इसका लीनियर साइज होगा बच्चों वो क्या होना चाहिए, इसका लीनियर साइज 10 की पावर -6 मीटर से, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड से बहुत छोटी हो। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर देखो आप क्या क्या देखोगे, आप किसी कार के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, आसानी से ऑब्जर्व, किसी साउंड को देख रहे हो, ये सारी चीज़ें ऐसी जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का साइज फाइनाइट हो, विजुलाइज करना आसान हो, स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम हो, वो सब पार्ट हमारा आता है किसमें, क्लासिकल फिजिक्स में। यानी कि मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना होते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम देखते हैं
क्या देखते हैं इसको, माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना वो होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, जैसे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को सिर्फ देख सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप उन्हें नहीं देख सकते। आप किसी एटम के अंदर अगर आप इनकी बात कर रहे हैं तो इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, साइज़ बहुत छोटा है, इनको आप इनका विजुअलाइजेशंस यानी कि इनको आंखों से आप फाइनाइट साइज तो है नहीं जो आप इन्हें देख लोगे। तो मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना का सिंपल सा क्या मतलब हुआ, यानी कि जिसके अंदर ऐसी फिजिक्स जिसके अंदर हम मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना यानी कि हम एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इन सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। और यहाँ पर जो भी स्पीड होगी वो लाइट की स्पीड से होगी। तो मैंने क्या बताया, और इन दोनों के बीच में भी एक और फिजिक्स होती है जिसको बोलते हैं मीजोस्कोपिक। ये इन दोनों के बीच में है, यानी कि इनका साइज इससे तो बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा। तो क्लियर होगी बात। तो पहले मैंने क्या बताया कि हम फिजिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिकल और एक मॉडर्न। क्लासिकल फिजिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना, मैक्रो मींस बड़ा, जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज फाइनाइट हो, जिसमें स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम हो और उसका साइज 10⁻⁻⁶ मीटर से क्या हो, बड़ा हो, इन सब चीज़ों को हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना, यानी कि ऐसे फिनोमिना जो किसी एटम के अंदर, किसी न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं, उन फिनोमिना को हम क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसे बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट। और इन दोनों के बीच में एक और होती है जिसे बोलते हैं मीजोस्कोपिक, यानी कि ये हमारे क्या आते हैं, माइक्रो, और ये क्या है, सॉरी ये मैक्रो और ये माइक्रो, उनके बीच में मीजोस्कोपिक फिनोमिना। तो ये हमारा सिंपल क्या था कि हमने क्या करा, फिजिक्स को दो पार्ट में तोड़ लिया। अब हम देखते हैं कि करके इन पार्ट्स को, सबसे पहले देखते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, तो क्लासिकल फिजिक्स में अगर देखें तो हम क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट आता है हमारे पास मैकेनिक्स। पहला क्या है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, जो भी हम क्लास 11th में आप मेजर पार्ट जो पढ़ेंगे वो आपका क्या होगा, मैकेनिक्स होगा। मैकेनिक्स में क्या है, किसकी स्टडी करते हैं आप, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हो, और ऑब्जेक्ट भी कैसा होता है, फाइनाइट साइज। क्या होना चाहिए, फाइनाइट साइज हो। फाइनाइट साइज जैसे कि भाई कार हो सकती है, ठीक है भाई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिसका साइज़ क्या होगा, आपका फाइनाइट होगा। उनके मोशन की स्टडी करेंगे, उनके स्पीड को देख रहे हैं, उनके एक्सेलरेशन को देख रहे हैं, उन पर लगने वाले फोर्सेस को देखते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन को देखते हैं। ये सब कुछ हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, मैकेनिक्स के, कि भाई उस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, क्या है वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, सब कुछ हम किस में देखेंगे, मैकेनिक्स में देखेंगे। अब दूसरा हमारा पार्ट होता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, सिंपल लाइट, ठीक है। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, या ब्रांच ऑफ फिजिक्स भी बोल सकते हो आप, सिंपल ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of light, nature of light and its propagation। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हमारे पास ऑप्टिक्स क्या है, कि ऑप्टिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि भाई कि लाइट की नेचर क्या है, लाइट कैसे प्रोपोगेट कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती तो क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन क्लास 10th में, या रिफ्रैक्शन, ये सब कुछ चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा पास आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को पढ़ते हैं, मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ें, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन चार्जेस, किसके बारे में बीच में पढ़ रहे हैं, चार्जेस के बारे में। या फिर हम किसके पढ़ रहे हैं, फोर्स ऑफ इंटरैक्शंस किसके,
मैग्नेट के, यानी कि हम मैग्नेट के बीच में लगने वाले फोर्स, यानी कि दो मैग्नेट के बीच में क्या हो रहा है, उनके बीच में लगने वाले फोर्स की स्टडी करते हैं, या उनके चार्जेस के बीच में क्या क्या लग रहा है, उन सब की स्टडी किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो अगली पार्ट होता है इसका थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो नाम ही आ रहा है क्या, हीट, टेम्परेचर से रिलेटेड है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में हम सिंपल हीट का प्रोपोगेशंस करते हैं, स्टडी ऑफ, क्या किसकी स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ हीट, कि हीट्स कैसे, मतलब वो कैसे कंडक्ट करती है, कैसे, मतलब एक तरह से मोड ऑफ ट्रांसफर्स, किसके बारे में पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, हम एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे, हम एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब सिर्फ इंट्रोडक्शंस है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने क्या बताया, मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को, उसकी स्पीड को, एक्सेलरेशन को, उस पर लगने वाले फोर्सेस को, ग्रेविटेशनल लॉ को, ये सब चीज़ें, न्यूटन्स लॉ, हम सब किसके अंदर पढ़ेंगे, मैकेनिक्स के। फिर मैंने बताया ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हमें क्या पढ़ना है, सिंपल एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लाइट की स्टडी कर रहे हैं, उसके बिहेवियर की, उसके प्रोपोगेशंस की, रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, स्नेल्स लॉ, ये सब चीज़ें ऑप्टिक्स का पार्ट है। फिर बताया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या, हम चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को देखेंगे, मैग्नेट के बीच में लगने वाले फोर्सेस को देखेंगे, इतनी सारी चीज़ों को हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। और थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, हीट की स्टडी है, किस तरह से प्रोपोगेट हो रही है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, कितना टेम्परेचर हो गया, कितनी एंथैल्पी हो गई, कितनी एंट्रोपी, ये सब पार्ट हमारा थर्मोडायनेमिक्स का है। अब देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो मैंने बताया था कि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर तो वो सब चीज़ें हैं जो आसानी से आपको दिखाई दे सकती हैं। अब आती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, यानी कि हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ एटम, यानी कि इसके अंदर मैंने बताया था, इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बच्चों, माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। जैसे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके बारे में पढ़ेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। और हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, कि कैसे उसमें से, यानी किसी भी न्यूक्लियस के अंदर से कौन कौन से पार्टिकल निकलते हैं, जैसे अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है, ये गामा एनर्जी निकल रही है, मतलब इन सब की स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि क्या क्या पढ़ रहे हैं, एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में देख रहे हैं, प्रोटॉन के बारे में देख रहे हैं, न्यूट्रॉन के बारे में देख रहे हैं। इन सब की स्टडी हम किसमें करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। तो ये हमारा छोटा सा क्लासिफिकेशंस था किसका, फिजिक्स का। अब देखते हैं फंडामेंटल लॉज, फंडामेंटल फोर्सेस। तो फंडामेंटल फोर्सेस में मेनली हमारे चार फोर्सेस हैं, एक है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्शन फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, इट इज अट्रैक्शन कह सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला, यानी कि ये अगर दो हम मास रख दें, इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज नोन एज ग्रेविटेशनल लॉ। उसे क्या बोल रहे हैं, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डिपेंड्स किस पे करता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट के
दो ऑब्जेक्ट के जो मासेस हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? उनके मासेस के प्रोडक्ट के, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। दूसरा, ये जो होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट के जो बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं ये सबसे बिगेस्ट फोर्स है, जितने भी हमारे चारों फोर्स हैं सबसे बिगेस्ट फोर्स है। क्या है? बिगेस्ट फोर्स। दूसरी बात, ये जो फोर्स होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होगा? इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। हमेशा कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा हमेशा। ऐसा नहीं कि रिपल्शन होगा, हमेशा ये अट्रैक्ट करेगा। और ये दोनों तरह के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रो हो, दोनों ऑब्जेक्ट को करता है। यानी कि मैक्रोस्कोपिक यानी कि जो बड़े होते हैं, या माइक्रोस्कोपिक जो छोटे होते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स है। और ये हमारा सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं? तो सेंट्रल फोर्सेस वो होते हैं जो लाइन ज्वाइनिंग लगते हैं, यानी कि अगर ये और ये है तो ये इस लाइन ज्वाइनिंग लग रही है, ये इसको इधर खींच रहा है और ये इसको इधर खींच रहा है। तो जो भी लाइन ज्वाइनिंग फोर्सेस लगते हैं उसको हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। कैसे फोर्सेस हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस हैं। लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट रेंज होती है इनकी। कैसी होती है? इनफाइनाइट रेंज के हैं। कैसे हैं? इनफाइनाइट रेंज। और पाथ पे डिपेंड, क्या नाम, मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है। अगला कह सकते हैं डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम यानी कि इनके बीच में कुछ भी आए उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं रखते। तो मैंने क्या बताया? ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपल क्या है? वो फोर्सेस होते हैं जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स हैं, जो उनके मासेस पर डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बिगेस्ट फोर्स होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स हैं, दोनों तरह के ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, चाहे वो मैक्रो हो चाहे वो माइक्रो हो। सेंट्रल फोर्स हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हैं, और क्या कह सकते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस हैं। क्या है बच्चों? लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेस हैं। और ये उस पर भी लगते हैं जो चार्ज पर हो या अनचार्ज हो, दोनों पर लगते हैं। चाहे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो या कह सकते हैं अनचार्ज हो, दोनों ऑब्जेक्ट पर ये क्या लगते हैं? फोर्सेस अप्लाइड होते हैं। तो ये था हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो अराइजेस होते हैं वो हमारे चार्ज पार्टिकल्स या मैग्नेट के बीच में होते हैं। यानी कि फोर्स अराइजेस बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज, यानी फोर्स अराइजेस बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसे बच्चों हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरे हमारे होते हैं दो मैग्नेट के बीच में लगने वाले फोर्स, यानी फोर्स अराइजेस बिटवीन मैग्नेट्स। यानी कि मैग्नेट के बीच में जो लगने वाले फोर्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स, मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं उनको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या हुए? जो चार्जेस के बीच में या मैग्नेट के बीच में लगने वाले फोर्सेस हैं वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि दो बॉडी के बीच में जो भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो भी हमारा बच्चों क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और भी देख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा अगर हम किसी
पुली से एक रस्सी से कनेक्ट कर दें और एक बॉक्स को टांग दें या ब्लॉक को टांग दें, तो उसमें जो लगने वाली टेंशन होती है वो भी हमारा बच्चों क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या हम और कह सकते हैं जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो भी क्या है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, या फिर स्प्रिंग फोर्स भी हमारे क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। तो ये सारे फोर्सेस हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं उस हम ये भी कह सकते हैं, ये इनमें ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। दोनों नेचर के फोर्स हो सकते हैं, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। यानी कि अट्रैक्शन कब होगा, जब एक प्लस और एक माइनस के बीच में होगा, या ये नॉर्थ साउथ और इधर हो जाए नॉर्थ और साउथ। रिपल्सिव कब होगा, या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ये हमारे क्या होंगे, रिपल्सिव। यानी कि अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। ये फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होते हैं। कौन, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि जो हमारे फोर्सेस हैं वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होते हैं। ये हमारे लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं। कितने होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, इनफाइनाइट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लॉन्ग डिस्टेंस हैं। कैसे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस। और ये कंजर्वेटिव भी होते हैं, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते, कंजर्वेटिव फोर्स है। और हमारे सेंट्रल फोर्स होते हैं, कैसे हैं, सेंट्रल फोर्स। और ये जो भी फोर्सेस होते हैं ये हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने होते हैं, 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं। क्या है, स्ट्रॉन्गर हैं, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं। मीडियम पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन मीडियम। अगर इनके बीच में कोई मीडियम चेंज हो जाए तो भाई ये मीडियम पे डिपेंड करते हैं। तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो हमारे क्या लग रहे हैं, दो चार्ज पार्टिकल या मैग्नेट के बीच में लग रहे हैं वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। ये भी हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। अब देखते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप हमारे पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा हमारा क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड पे आते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है भाई। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं पहले बता दूं मैं, कि these forces appears between elementary particles involved in nuclear process। यानी कि जो भी हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब ये है क्या कि जब हमारे पास किसी न्यूक्लियस से जब इसमें से एक बीटा पार्टिकल्स बाहर निकलता है, क्या हो रहा है, बीटा पार्टिकल्स। तो बीटा पार्टिकल्स यानी बीटा डी के भी बोल सकते हो आप। पार्टिकल्स निकलने पर इसमें से दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है न्यूट्रिनो। यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम बोल रहे हैं बच्चों क्या, वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्सेस बहुत ही वीक फोर्स हैं पहली बात तो, यानी कि फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में 10⁻25 टाइम्स होते हैं। यानी कि कितने, 10⁻25 टाइम्स stronger than gravitational force। ठीक है भाई। नॉन सेंट्रल है, कैसे हैं बच्चों, नॉन सेंट्रल फोर्स है। ये भी कह सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव है, कैसे हैं, नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है बच्चों। और हम ये भी कह सकते हैं शॉर्ट रेंज होते हैं, कैसे होते हैं, शॉर्ट रेंज है। ठीक है। और किसके बीच में लग रहे हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं।
तो मैंने क्या बताया, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ऐसे फोर्सेस जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लग रहे हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, जितने भी न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं उस न्यूक्लियर प्रोसेस में से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं उन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस को बोलते हैं बच्चों वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, नॉन सेंट्रल हैं, नॉन कंजर्वेटिव हैं और शॉर्ट रेंज होते हैं। और ये जो क्या नाम लगने वाले फोर्सेस हैं, ये हमेशा जो इनके कैरी करने वाले हैं वो हमारे क्या होते हैं, वेक्टर बोसोन्स। अभी देखेंगे थोड़ी देर के बाद क्या है। थर्ड यानी अब आते हैं फोर्थ टाइप्स पर। फोर्थ हमारा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर आपने सुना होगा कि क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है, एटम है। एटम के ये जो होता है ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन, दूसरा हमारा होता है क्या, प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज पार्टिकल्स है उनके बीच में लगने वाले फोर्स को बोलते हैं क्या, क्या, द फोर्स दैट binds the proton and neutron in the nucleus। यानी कि हमारे ऐसे फोर्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखने का काम कर रहे हैं उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और ये किस किस के बीच में लगते हैं, ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में हो सकते हैं, ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में हो सकते हैं, और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में हो सकते हैं। यानी कि ये ऐसे फोर्स हैं जो हमेशा क्या होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, यानी कि क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ये डिपेंड्स नहीं करते चार्ज पार्टिकल्स पर, ये कोई भी चार्ज पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करते, डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, चार्ज पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, दूसरा हम ये कह सकते हैं नॉन सेंट्रल है। कैसे हैं बच्चों, नॉन सेंट्रल फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव है। कैसे हैं, नॉन कंजर्वेटिव, और शॉर्ट रेंज होते हैं, बहुत ही शॉर्ट रेंज कह सकते हो, बहुत छोटे डिस्टेंस में लग रहे हैं। कैसे हैं, शॉर्ट रेंज। और ये बहुत ही स्ट्रोंगर हैं, यानी कि 10⁻38 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स। तो मैंने क्या बताया, न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, जो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले फोर्स होते हैं, उन फोर्सेस को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस के अंदर हैं। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो बांध के रखने का काम कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे ज़्यादा इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ये है, और सबसे वीक फोर्स हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखते हैं नेक्स्ट। अब अगर हम इन चारों फोर्सेस को देखें, एक छोटी सी टेबल में इनकी समरी के रूप में बना देता हूं। क्या कहता है ये, अगर हम फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस में हमारा क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स पहला। दूसरा बच्चों हमारा क्या था, दूसरा हमारा था वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा हमारा क्या था, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। और चौथा हमारा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है भाई, ये हमारे फोर्सेस हैं। अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें, किसकी, रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर मैं बन दूं तो ये इससे 10⁻25 टाइम्स, ये 10⁻36 टाइम्स, और ये 10⁻38 टाइम्स होगा। और अगर हम पार्टिकल्स ऑन विच
फोर्स एक्ट, किस पर एक्ट कर रहे हैं? तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जितने भी, देखो भाई ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स की अगर बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स सब पे लगता है, एनी पार्टिकल्स या ऑल पार्टिकल्स पर लगने वाला फोर्स है, ठीक है भाई। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारे किसके बीच में लग रहे हैं? ये लग रहे हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, किस पर? एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये किसके बीच में लग रहे हैं? जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, किस पर लग रहे हैं? चार्ज पार्टिकल्स पर, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किस पर लग रहे हैं? न्यूक्लॉन्स यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। अब ये हो गए। और एक इसमें होते हैं मैसेंजर पार्टिकल्स, जिससे भी ध्यान रखेंगे, मैसेंजर पार्टिकल्स। मैसेंजर पार्टिकल क्या है कि देखो दो के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसमें जो उनकी करैक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? उनकी करैक्टरिस्टिक्स को जो ट्रांसफर करने का काम करते हैं उसको हम बोलते हैं मैसेंजर। किसको ट्रांसफर? करैक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करने का काम जो करते हैं उसे बोलते हैं मैसेंजर। तो ये हमारे क्या होते हैं? ग्रेविटॉन्स, ये होते हैं ग्रेविटॉन्स। एलिमेंट्री इस वाले में वीक न्यूक्लियर फोर्स में होते हैं वेक्टर बोसॉन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं उसे बोलते हैं फोटोन। और हमारे पास ये जो होते हैं इनको बोलते हैं क्या? पाई मैसोन, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या था? ये हमारे फंडामेंटल फोर्सेस थे। हमने 4 फोर्सेस देखे, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग। हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्सेस था, वो हमेशा ही एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो उनके बीच में लगते हैं, चाहे वो चार्ज हो चाहे वो अनचार्ज हो। और उसमें जो मैसेंजर पार्टिकल होते हैं ग्रेविटॉन्स हैं, यानी कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स को जो ट्रांसफर करने का काम करते हैं उसे बोलते हैं मैसेंजर पार्टिकल्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो लग रहे हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में लग रहे हैं, यानी कि जो भी न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस में जो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस होते हैं उनको बोलते हैं। ये इसके कंपेयर में 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में लगते हैं? या तो चार्जेस के बीच में लग रहे हैं या फिर वो लग रहे हैं दो मैग्नेट के बीच में। अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं, और वो इसके कंपेयर में 10⁻36 टाइम्स होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स जो लगते हैं वो किसके बीच में लगते हैं? न्यूक्लॉन्स के, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं जो इसके कंपेयर में 10⁻38 टाइम्स होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन लॉ। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी प्रोसेस पे, कंजर्वेशन लॉ में सबसे पहले देखते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटी, यानी कि किसी भी फिजिकल प्रोसेस में अगर कोई क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के हिसाब से तो उसे बोलते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटी। इन एनी फिजिकल प्रोसेस some physical quantity remains unchanged with time, known as conserved quantity। ठीक है भाई, यानी कि किसी भी फिजिकल प्रोसेस में अगर कोई क्वांटिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो उसे बोलते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटी। अब द लॉ विच गवर्न द कंजर्वेशन ऑफ दीज कंजर्व्ड क्वांटिटी, these physical quantity बोल सकते हैं, the law which govern the conservation of these physical quantity known as conservation laws। ठीक है भाई, यानी कि ऐसे लॉ जो क्या कर रहे हैं? गवर्न कर रहे हैं इन फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमारी कंजर्व हैं, उन्हें बोल रहे हैं कंजर्वेशन लॉ। यानी कि इसमें हमें जो पढ़ने हैं वो मेनली 4 पढ़ने हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट हम देख रहे हैं
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी कि हम एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ना उसे क्रिएट कर सकते ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते। एग्जांपल, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो ये ग्राउंड है और यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम फ्री फॉल छोड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर उसकी कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यानी कि यहाँ पर उसकी सिर्फ कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़ीरो है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगा ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ज़ीरो, यानी कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे और एग्जांपल देख सकते हैं, मोटर वाला केस। तो मोटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, तो हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। तो पहला हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। देखते हैं सेकंड। तो सेकंड हमारे पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेकंड पर आते हैं। सेकंड है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो आपने सेकंड लॉ पढ़ा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी कि F इज इक्वल टू आपने पढ़ा था डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। फोर्स क्या है बच्चों, तो ज़ीरो है, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा P क्या आ गया, ज़ीरो, यानी कि डेल्टा P का मतलब क्या है, P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल। यानी कि ये कह सकते हैं जब किसी बॉडी पर या ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसका मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं, गन वाला केस, यानी कि अगर ये बुलेट और इसके अंदर ये बुलेट ले लो और ये हमारी गन है, इनिशियली रेस्ट में है, क्या है, इनिशियली रेस्ट में है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, ज़ीरो। अब अगर हम इसको फायर करते हैं तो जो बुलेट का मोमेंटम होगा, तुमने सुना होगा रिकॉल वेलोसिटी, रिकॉल वेलोसिटी यानी बुलेट आगे जाती है तो गन पीछे जाती है, यानी कि जितना मोमेंटम इसका आगे है उतना ही मोमेंटम क्या होगा उसका पीछे होगा। अगर इसकी वेलोसिटी m इंटू वी है तो इसकी वेलोसिटी m इंटू बी डैश होगी, यानी कि जो मोमेंटम, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम अब क्या होगा बाद में, अगर इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो हमारा सेकंड क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम सेकंड लॉ, हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अगर कोई फोर्स नहीं है, F हो गया ज़ीरो, तो डेल्टा P भी ज़ीरो, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, तो जो फाइनल है वही इनिशियल होगा। एग्जाम्पल आपके सामने हो गया रिकॉल वेलोसिटी। अब देखते हैं थर्ड हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, थर्ड की ओर बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, यानी कि कोई बॉडी आपने देखा होगा जब रिवॉल्व करती है, जैसे ये सन है और मान लो अर्थ इस तरह से क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो क्या होता है जो उसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, क्या होता है आई इंटू ओमेगा, या हम इसको एम वी आर भी लिख सकते हैं। दो फॉर्मूले हैं, आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं।
मान लो मैंने लिखा mvr, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, जब इस पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क, यानी कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, उस केस में एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी कि L क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जितना देखो यहाँ पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर इसकी r तो ज़्यादा होती है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम। लेकिन जब यहाँ पर आ रहा है तो r क्या हो गई, कम, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होती है वेलोसिटी कम होती है, डिस्टेंस कम तो वेलोसिटी ज़्यादा, ताकि इसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ही क्या रह सके, कांस्टेंट रह सके। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो ये हमारा क्या था, थर्ड, यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखते हैं लास्ट, हमारे पास लास्ट वाला है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फोर्थ पर आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है कि चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर सिर्फ हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर, यानी कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अगर मैं किसी एटम की बात करता हूँ तो आपने देखा होगा उस पर, कोई भी एटम की अगर बात करें तो उस पर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एवरी एटम जो होता है वो कैसा होता है, ये एटम कैसा, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है बच्चों, न्यूट्रल। एटम कैसा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल होने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो चार्ज है उसका वो क्या है, ज़ीरो है। क्या है, चार्ज ज़ीरो है। लेकिन अगर मैं दो ऑब्जेक्ट लेता हूँ, एक मैंने A लिया और दूसरा मैंने, ये A है और ये B है। इनिशियली क्या है, इन पर चार्ज ज़ीरो है, कोई चार्ज नहीं है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ भेज दूँ, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया मैंने, यहाँ से उधर भेज दिया, तो इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना तो प्लस हो गया, तो इस पर कैसा चार्ज आ गया बच्चों, पॉजिटिव। और उस पर क्या हुआ, एक निगेटिव हो गया। तो अब भी इन दोनों पर मिला के चार्ज कितना है, इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज होगा वो अब भी जीरो होगा, जितने प्लस है उतना ही माइनस है। यानी कि चार्ज के हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करते हैं, जितने ट्रांसफर हो रहे हैं उतने पॉजिटिव, दूसरे पर उतने ही निगेटिव, टोटल मिला के अब भी क्या है, जीरो। यानी कि जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रह सकता है। यानी कि अगर आप किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालते भी हैं तो उस पर जितने प्लस चार्ज होगा दूसरे पर उतना ही माइनस होगा, टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, सिर्फ हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बच्चों हमने इस क्लास में क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने साइंस के बारे में पढ़ा, व्हाट इज़ द साइंस, फिर हमने व्हाट इज़ द फिजिक्स देखी, फिर उसके बाद हमारे पास आए कुछ फंडामेंटल फोर्सेस। हमने 4 फोर्सेस देखे, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद हमने देखा कंजर्वेशन लॉ। इस क्लास में बच्चों इतना ही। थैंक यू।